हेलो गाइस, तो पिछले वीडियो को जो आपने सपोर्ट किया है उसी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही प्यार मिलती रहे और हमारी चैनल आगे बढ़ती रहे ताकि हमें आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट मिले और आपको अच्छी अच्छी वीडियोस। तो इसी के साथ हमें गिव अवे की अनाउंसमेंट करते हैं। अगले वीडियो में बताएंगे कि गिव अवे में क्या मिलेगा, लेकिन पहले आपको 500 सब्सक्राइबर पूरा करना होगा ताकि हम एक अच्छी गिव अवे कर सकें। तो चलिए इसी के साथ मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी का नाम है फॉरेंसिक। तो मूवी की शुरुआत में एक लड़की की बर्थडे पार्टी चल रही होती है और इसे एक छोटा लड़का खिड़की से देख रहा होता है जो कि उस लड़की की भाई होता है। लेकिन उनके पिताजी उस लड़के को देख के उससे एक रूम पे ले जाते हैं और उससे डंडे से बहुत मारते हैं। फिर रात को हम देखते हैं कि वो लड़का एक बिल्ली को मार के डंप कर रहा होता है। फिर घर के अंदर जाके उसकी सिस्टर और पिताजी का खून कर देता है। फिर हमें एक मर्डर सीन दिखाया जाता है और यही एंट्री होती है फॉरेंसिक ऑफिसर मिस्टर जॉनी खन्ना का। वहाँ जिस लड़की की मर्डर हुई थी उसका हस्बैंड एक हार्ट पेशेंट था और उसके अंदर आईसीडी इंस्टॉल किया गया था। तो मिस्टर जॉनी खन्ना कुछ सैंपल्स लेके बाहर आते हैं और पुलिस से बोलते हैं कि इसकी आईसीडी से पिछले 2 घंटे की रिपोर्ट निकालिए और पता कीजिए कि इनकी हार्ट रेट अपनी बीवी की मर्डर के वक्त स्लीपिंग मोड पे था या एक्टिव था। और हंस के कहता है कि इसी ने ही अपनी बीवी का खून किया है, मैं कल सुबह इसकी रिपोर्ट भेज दूंगा। दूसरी सीन में हम देखते हैं कि आन्या एक चर्च में जाती है जहाँ एक छोटी बच्ची की बर्थडे चल रही होती है और वो लड़की आके आन्या और सभी बच्चों को चॉकलेट देती है। फिर हम एक लेडी पुलिस ऑफिसर को जॉगिंग करते हुए देख उसे एक कॉल आता है और इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक छोटी बच्ची की लाश मिली है और उस पुलिस ऑफिसर का नाम होता है मेघना मिश्रा और आन्या उसकी भतीजी होती है। वो आन्या को स्कूल में छोड़कर मर्डर सीन में पहुंचती और वहाँ हम देखते हैं कि उस लड़की की लाश पड़ी हुई थी जिसकी बर्थडे चर्च में मनाया जा रहा था। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज के मेघा ऑफिस जाती है और फाइल तैयार करके ऑफिस हेड को देती है। तो ऑफिस हेड बताते हैं कि ये केस तुम हैंडल करो और हाँ, मैंने देहरादून से मिस्टर जॉनी खन्ना को बुलाया है तो प्लीज तुम एडजस्ट कर लेना क्योंकि ही इज द बेस्ट। फिर हम बैक स्टोरी में देखते हैं कि मिस्टर जॉनी खन्ना और मेघना एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे। फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। मेघा चर्च की सीसीटीवी फुटेज देख रही होती है और साथ में सबसे बात भी कर रही होती है। तो वहाँ आन्या को देख के मेघा थोड़ा शॉक हो जाती है। फुटेज से पता चलता है कि जेनिफर को पीछे की डोर से कोई खींच के ले जा रहा होता है। तो मेघा बोलती है कि जेनिफर किडनैपर को जानती थी। तो पीछे जाने पर पता चलता है कि वहाँ कोई भी कैमरा नहीं थी। फिर जब आन्या को मेघा स्कूल से ले रही होती है तो वहाँ जॉनी आता है। आन्या जॉनी को देख के बहुत खुश हो जाती है और जॉनी से बोलती है कि चाचू आप इस बार रुकोगे ना? तो जॉनी हाँ बोलता है, लेकिन मेघा इन बातों को इग्नोर करती हुई बोलती है कि ऑफिस से फाइल्स ले जाना और प्लीज फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस। तो फिर जॉनी अपने घर चला जाता है और हम देखते हैं उसके भाई को जो कि आन्या की फादर होते हैं। फिर जॉनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है और मेघा को रिपोर्ट करता है। बोलता है कि जेनी को मल्टीपल टाइम्स स्टैब किया गया था और मर्डर वेपन एक चाकू है। सारे स्टैब पीछे से हुई है और स्टैब वुंड्स को ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि किलर लेफ्टी है। तो मेघा बोलती है और कुछ? तो जॉनी बोलता है क्राइम सीन में सब था, तो इतना ही कह पाऊंगा। तो मेघा बोलती है डोंट गिव मी एक्सक्यूजेस, गिव मी रिजल्ट्स। तो जॉनी बोलता है यू वांट रिजल्ट्स तो फॉलो मी और वो मेघा को चर्च लेके जाता है। उससे बोलता है कि हमारा चर्च का एक्सेस पॉइंट ही क्राइम का एंट्री पॉइंट है। तो मैंने जब जेनी की बॉडी को एग्जामिन किया तो उसके नाखून से मुझे फंगस मिली थी। तो मैं हर जगह ढूंढने लगा और एक पेड़ पे जेनी के हाथ के नाखूनों के निशान मिला और जेनी की लेफ्ट थंब प्रिंट भी मिला और मुझे पता लगा कि वो जंगल की ओर चली गई। तो मेघा और जॉनी भी जंगल की ओर जाते हैं। वहाँ उन्हें एक टनल मिलता है और टनल की लंबाई लगभग 200 मीटर है। तो मेघा पूछती है तो ये खत्म कहाँ होता है? तो जेनी उसे टनल के एंड में ले जाता है और फिर वहाँ जेनी के फ्रॉक में से मिली फेंसिंग ट्रास के बारे में मेघा को बताता है और जेनी के गले में एक चोट थी लेकिन उसका उसकी डेथ से कोई लेना देना नहीं। शायद किलर ने बॉडी को डंप करते टाइम वो चोट लगी होगी और उसकी बाल मुझे दीवार के पास कांटे पे मिली। तो शायद किलर ने जब बॉडी को दीवार के उस साइड फेंकने की कोशिश की होगी तो बॉडी नीचे गिर गई होगी और बॉडी नीचे गिरते ही किलर भाग गया और बोलता है कि किलर अप्रोक्सीमेटली 4 फीट का होगा। तो मेघा पूछती है क्या शॉट अडल्ट?
तो जॉनी बोलता है शायद हाँ। तो मेघना वहाँ से चली जाती है और उस दिन जो चर्च में साफ सफाई करने आया था उसको ढूंढने के लिए बोलती है, क्योंकि उसका हाइट वही 4 फीट के आसपास ही थी और उसका नाम चार्ली होता है। फिर वो सब चार्ली को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उस कॉलोनी में पूछते टाइम पता चलता है कि वो सब चार्ली को छुपा रहे हैं। फिर छोटी सी स्ट्रगल के बाद चार्ली को पकड़ लिया जाता है। फिर हम देखते हैं आन्या और उसके साइकाट्रिस्ट को, जो आन्या को समझा रही होती है और आन्या देखती है वहाँ कोई है। तो आन्या पूछती है वो कौन है, आपके पापा? तो साइकाट्रिस्ट बोलती है नहीं, मेरे टीचर हैं, और उन्हें रूम में ले जाती है। और मेघा भी वही सेम क्वेश्चन पूछती है। तो साइकाट्रिस्ट बोलती है कि इनका कैंसर फिर से आ गया है, इसीलिए मैं संभाल रही हूँ, क्योंकि इनका कोई नहीं है। फिर साइकाट्रिस्ट मेघा को बोलती है कि मैंने जो रिक्वेस्ट की थी तुमने उसके बारे में क्या सोचा? तो मेघा बोलती है मैं आन्या को अभय से मिलने नहीं दे सकती, क्योंकि उसको उसकी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। तो साइकाट्रिस्ट बोलती है कि आन्या धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मेघा चार्ली से पूछताछ कर रही होती है, लेकिन चार्ली बोलता है कि उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसी वक्त ऑफिसर मेघा को आके बोलता है कि एसएचओ सर ने बुलाया है और मेघा जाके एसएचओ को मिलती है। एसएचओ सर सस्पेक्ट के बारे में पूछने पर मेघा बोलती है कि नहीं, अभी तक उसने कुछ भी नहीं बताया है। तो एसएचओ बोलता है कि तो उसके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल कर दो। तो मेघा बोलती है कि कोई पक्का एविडेंस नहीं है, लेकिन एक आई विटनेस है जस्सू पहाड़ी, जिसने हमें कॉल करके लाश के बारे में बताया था और वो अभी फरार है और हम उससे ढूंढ रहे हैं। तो एसएचओ बोलता है कि जल्दी ढूंढो, नहीं तो हमें चार्ली को रिहा करना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जॉनी और आन्या को, जो पार्क में बैठ के बात कर रहे होते हैं। और जॉनी आन्या से पूछता है कि क्या तुम्हें अपने पापा की याद नहीं आती? तो मेघा वहाँ पहुँच के बोलती है नहीं, और आन्या को कार में बिठा के जॉनी से बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने तुम्हें भेजा आन्या को मैनिपुलेट करने के लिए। तो जॉनी बोलता है वो उसके डैड है यार, पर मेघा इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर देखते हैं ऑफिसर आके मेघा को बोलता है कि जस्सू पहाड़ी शायद मसूरी से भाग गया है। फिर जॉनी आता है चार्ली के पास और बोलता है मैं तुम्हारा वकील हूँ, जॉनी LLB, और चार्ली का हाइट वेट नापने लगता है और फिंगरप्रिंट लेके निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है मेघा को, जो कि जस्सू पहाड़ी के घर में चेक करने गई होती है। ताला तोड़ के अंदर घुस के देखती है तो वो छुपा हुआ होता है और उसी टाइम एमएलए की बेटी उसकी बर्थडे पर किडनैप हो जाती है। तो मेघा और उसकी टीम एमएलए की बेटी को ढूंढने लग जाता है। वहाँ जॉनी को ब्लड भी मिलता है और वो मेघा को आके बोलता है कि जो भी किडनैपर है उसकी राइट फुट पे चोट लगी है, ज्यादा खून निकलने से उसके पूरा पाँव भीग गया होगा और हमें ये फुटप्रिंट मिला है। फिर ऑफिस में आके एसएचओ मेघा और ऑफिसर्स के सामने जॉनी बोलता है कि जो फुटप्रिंट हमने एमएलए की डॉटर की किडनैप की जगह और जेनी के लाश के पास से पाया था वो मैच कर रहे हैं और इसकी वेट 40 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता और जिसकी भी हमें तलाश है वो एक 10 से 12 साल का बच्चा है। तो एसएचओ बोलता है ये इम्पॉसिबल है, एक 10 से 12 साल का बच्चा, वो भी मर्डरर। तो जॉनी कुछ एग्जाम्पल्स देके एसएचओ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है और बोलता है सर आपको यकीन नहीं होगा कि दुनिया का सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर एक इंडियन है। उसका नाम अमरजीत सडा बेगूसराय बिहार से है और उसका सिर्फ 8 साल है। उसी टाइम से ही उसने मर्डर स्टार्ट किया था और उसकी छोटी बहन को भी उसने नहीं छोड़ा। तो एसएचओ बोलता है अगर ये हमने मीडिया को बोला तो हम सबका ट्रांसफर हो सकता है। तो जॉनी बोलता है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो फॉरेंसिक फैक्ट्स के बेसिक पर बता रहा हूँ। तो मेघा बोलती है मैंने कल रात जस्सू पहाड़ी का स्टेटमेंट ली है और उसने बताया एक बच्चे ने लाश को फेंक के गया। तो एसएचओ बोलता है उसका कोई स्केच? तो मेघा बोलती है स्केच रेडी हो रहा है सर। तो स्केच रेडी होने के बाद उसे दीवार और न्यूज़पेपर पर डाल देते हैं। फिर मेघा को एक कॉल आता है और वो एक जुवेनिल डिटेंशन सेंटर ऋषिकेश से बोल रहा होता है। वो बोलता है ये लड़का 3 साल पहले हमारे सेंटर में आया था 8 साल की उम्र में अपने माता पिता को मार के। ये बच्चा बहुत खतरनाक है मगर वो 3 महीने पहले यहाँ से भाग गया। अभी उसकी उम्र 11 साल होगा। पता नहीं कैसे वो मसूरी तक पहुँच गया। उसका नाम रोहन है। तो मेघा उसकी फाइल मंगवाती है और फिर मीडिया को ये सभी बातें बता दिया जाता है। तो सभी लोग उस बच्चे को ढूंढने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और मेघा को आन्या की साइकाट्रिस्ट कॉल करके बोलती है कि आन्या क्लास खत्म होने के बाद चली गई। तो वो घर पहुँची कि नहीं जरा बताओगे? तो मेघा बोलती है मैं देखती हूँ, उसे पार्क में घूमने की आदत है तो वो पार्क चली गई हो। तो मेघा पार्क जाती है और वहाँ जो वो देखती है उसे देख के वो शॉक हो जाती है क्योंकि आन्या रोहन के साथ खेल रही होती है। तो रोहन को अरेस्ट कर लिया जाता है
और उसे अदिति के बारे में पूछा जाता है, पर वो कुछ भी नहीं बताता। तो मेघा चारों तरफ ढूंढने पर अदिति नीचे पड़ी हुई दिखती है। कातिल पकड़ा गया, ये बात मीडिया पे जाने के बाद मेघा फेमस हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मेघा रोहन से पूछताछ कर रही होती है। उसे जेनी और अदिति की पिक्चर दिखाती है, मगर रोहन कोई भी जवाब नहीं देता और बार बार पूछने पर रोहन ना बोलता है। तो ये पूछताछ की फुटेज जॉनी देख के मेघा को बोलता है कि रोहन किलर नहीं हो सकता। तो मेघा बोलती है क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? तो जॉनी बोलता है रोहन राइट हैंडेड है और हमारा किलर लेफ्ट हैंडेड। अगर रोहन को हमने किलर बना दिया तो ये बहुत बड़ी गलती होगी हमसे। तो पुलिस स्टेशन जाने के बाद मेघा को पता चलता है कि बिंदिया नाम की एक और लड़की गायब हुई है और हमें दिखाया जाता है कि आन्या उस लड़की की लाश को डंप करने ले जा रही होती है। फिर फ्लैशबैक में आन्या की फैमिली को दिखाया जाता है, जहां आद्या और आन्या दो बहन अपने मॉम डैड के साथ घूमने गए होते हैं, लेकिन आद्या वहां से गुम हो जाती है। तो उसे ढूंढने पर उसकी लाश पहाड़ के नीचे पड़ी हुई मिलती है। फिर आन्या उठ जाती है और हम देखते हैं कि आन्या को दौरा पड़ा है। फिर मेघा साइकियाट्रिस्ट से बात करती है और रोहन से बात करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। तो साइकियाट्रिस्ट जाती है रोहन के पास और बोलती है कि मैं डॉक्टर रंजना हूँ, मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। फिर रोहन बताता है मैं इन लड़कियों को नहीं जानता, मैंने बस वही किया जो मुझसे कहा गया। एक छोटी बच्ची मुझसे बात करती है। तो डॉक्टर रंजना पूछती है क्या तुम मुझसे पर्सनली मिले हो? तो रोहन बोलता है नहीं, वो बस मुझे आवाज दे के बुलाती है और वो काम मैं ना करूँ तो वो आवाजें मुझे बहुत परेशान करती हैं। फिर डॉक्टर रंजना पूछती है क्या बताती थी वो तुम्हें? तो रोहन बोलता है कुछ याद नहीं। फिर चिल्लाने लगता है तो साइकियाट्रिस्ट कैमरा ऑफ कर देती है। फिर मीडिया में दिखाया जाता है कि रोहन असली बर्थडे किलर नहीं है, असली बर्थडे किलर है आन्या शर्मा। और वो फुटेज दिखाया जाता है जिसमें आन्या एक बच्ची को डंप करने ले जा रही थी। तो ये देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मेघा स्कूल जाती है आन्या को ढूंढने, पर टीचर बोलती है कि आन्या बहुत बार स्कूल बंक करती थी, मैंने तुम्हारी माँ को भी ये बात बताई थी और आन्या स्कूल में भी नहीं थी। तो मेघा वहाँ से चली जाती है सीधा पुलिस स्टेशन। तो ऐसे जो बोलते हैं कि आन्या को लेके आओ, तो मेघा बोलती है आन्या मिसिंग है और मुझे आपकी मदद चाहिए। तो ऐसे जो बोलते हैं आई कांट हेल्प यू, और मेघा को सस्पेंड करके इस केस से भी हटा दिया जाता है और उससे हाउस अरेस्ट करवा दिया जाता है और जॉनी को भी हटा दिया जाता है। मगर जॉनी अपने प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन चालू रखता है। जॉनी को बिंदिया की डेड बॉडी मिल जाती है और वो पुलिस को बेनामी नाम से कॉल करके डेड बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एसएचओ को ये पता चलता है कि जॉनी और मेघा केस में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो उन्हें अरेस्ट करने की ऑर्डर दिया जाता है। तो जॉनी पहले ही मेघा के घर पहुँच के उससे हिम्मत देता है कि मैं ये तुम्हारे बिना नहीं कर पाऊंगा। फिर जॉनी और मेघा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। जॉनी बताता है कि मुझे विंदिया की बॉडी मिली, लेकिन उसे बहुत बुरी तरह से मारा गया है, जैसे बहुत सारा गुस्सा निकाला हो, और मुझे लगता है कि आन्या को कोई फंसाना चाहता है। और बोलता है कि मुझे विंदिया की हाथ पे ह्यूमन बाइट का मार्क मिला है और टेस्ट करने पर पता चला ये एक आदमी का काटने के निशान है। आन्या को ढूंढते ढूंढते मुझे एक पुराना घर मिला जो वो न्यूज वाला सीन था उससे मैच कर रहा था। तो मैं अंदर घुसा और मुझे पक्का यकीन है वो क्राइम सीन है किलर का। किलर ने चालाकी से उस घर को फिर से पेंट किया है, लेकिन दीवार और फ्लोर के बीच में जो गैप होता है वहाँ से मुझे ब्लड सैंपल मिला और वो ब्लड बिंदिया की डीएनए से मैच कर रहा है। मैं उस घर को 3D मैपिंग कर चुका और अगर घर को सील किया तो किलर अलर्ट हो जाएगा और उसे भागने के लिए टाइम मिल जाएगा। हमारी प्रायोरिटी अब बस आन्या ही होनी चाहिए। तो मेघा बोलती है किलर आन्या को 3 दिन बाद मारेगा क्योंकि आन्या का बर्थडे 3 दिन बाद। और जॉनी बोलता है कि मुझे पता है आन्या कहाँ है और वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एक नदी के किनारे गेस्ट हाउस पर। आन्या भी वहाँ मिल जाती है। तो मेघा आके अभय को बोलती है कि तुम दोनों किस मुसीबत में पड़ गए हो, तुम्हें पता है? तो अभय बोलता है मुझे तुम पे भरोसा नहीं था, इसीलिए आन्या को ले आया, क्योंकि तुम होती तो तुम उसे जेल में डाल देती और वो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। और वो किलर जो भी है मुझे लगता है वो आन्या को इस्तेमाल कर रहा है। 3 दिन बाद आन्या का बर्थडे है और मैं नहीं चाहता आद्या की तरह आन्या भी मुझे छोड़ के चली जाए, इसीलिए मैं उसे यहाँ ले आया। तो मेघा ऑफिसर रावत को कॉल करके बोलती है कि पता कीजिए देहरादून या ऋषिकेश में कोई सिमिलर केस हुआ है क्या इन 4-5 साल में। और आन्या को विंदिया की पिक्चर दिखाने पर वो बोलती है कि मैं इससे नहीं जानती, मुझे बस एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई देती है। जॉनी पूछता है वो छोटी बच्ची आपसे क्या बोलती है? तो आन्या बोल
बोलती है कुछ याद नहीं। और उसी टाइम ऑफिसर रावत कॉल करके बोलता है कि 5 साल पहले ऋषिकेश में भी ऐसे ही बर्थडे के दिन छोटी छोटी बच्चियों को किडनैप करके मारा गया था। तो मेघा अभय को सॉरी बोल के जॉनी के साथ वहाँ से चली जाती है। जाते वक्त ऑफिसर रावत उन्हें रोक के बोलता है कि ऑफिसर माथुर आप दोनों को ढूंढ रहे हैं। और ऑफिसर माथुर वहाँ पहुँच जाता है और उन दोनों को सरेंडर करने के लिए बोलता है, लेकिन वो दोनों माथुर को चकमा दे के वहाँ से निकल जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है ऋषिकेश पर और जॉनी ले जाता है एक हाईटेक लैबोरेटरी में, जहाँ मिलते हैं उनके गुरु डॉक्टर सोलंकी। सीआईडी देखने वालों को ये देख के सच में प्राउड फील हुआ होगा। कॉपीराइट इशू की वजह से यहाँ इनका नाम डॉक्टर सोलंकी है। फिर ऑफिसर रावत लोकल पुलिस स्टेशन से चुपके से उस केस की फाइल लेके आता है अपने दोस्त की मदद से। मेघा उन पुलिस फाइल को देखती है, वहाँ उसकी भतीजी आद्या की भी फोटो थी। जॉनी को उन फाइल की फॉरेंसिक टेस्ट करने पर बाइट मार्क मिला, जो बिंदिया के बाइट मार्क की डीएनए से बिल्कुल मैच कर रहा था, लेकिन बाइट मार्क का शेप अलग था। तो डॉक्टर सोलंकी बोलते हैं कि एफडीपी कर लो। तो मेघा पूछती है ये एफडीपी क्या होता है। तो डॉक्टर सोलंकी बोलते हैं फॉरेंसिक डीएनए फेनोटाइपिंग। क्राइम सीन पे जो डीएनए मिलता है वो हम विक्टिम और सस्पेक्ट दोनों के साथ क्रॉस मैच करते हैं, लेकिन अगर सस्पेक्ट मिला ही नहीं तो मेघा बोलती है तो डीएनए क्रॉस मैच कर ही नहीं सकेंगे। तो डॉक्टर सोलंकी बोलते हैं इसी में यूज होता है ये एफडीपी। ये एक एडवांस सिस्टम है जिसे एक इंसान की एथनिसिटी के बारे में पता लगा सकते हैं। उसके उम्र, उसके आंखों के बालों के कलर और उसके चेहरे का पूरा स्ट्रक्चर सब पता लगाया जा सकता है। और सीआईडी का डायलॉग मारते हुए बोलता है कि ये एफडीपी की मदद से जॉनी बाबू को पता चल सकता है कि कौन सा दरवाजा तोड़ना है। तो ऑफिसर रावत बोलता है क्या एक डीएनए से उसकी जन्म कुंडली निकल सकता है। तो डॉक्टर सोलंकी बोलते हैं हाँ। फिर मेघा और ऑफिसर रावत जाते हैं विक्टिम के स्कूल में पूछताछ करने, जो दोनों के दोनों बर्थडे के दिन गायब हुए थे। पूछताछ करने के बाद मेघा स्कूल से बाहर जाते टाइम स्टाफ फाइल पे उसकी नजर पड़ती है। तो प्रिंसिपल को जाके पूछती है कि 5 साल पहले आपके यहाँ साइकियाट्रिस्ट कंसल्टेंट कौन थे। तो वो बोलता है डॉक्टर रमेश गुप्ता, और विक्टिम्स की फैमिली भी वही बोलते हैं। और प्रिंसिपल ये बताता है कि कैंसर की वजह से उन्हें रिजाइन करना पड़ा था। फिर वो दोनों डॉक्टर रमेश गुप्ता के घर जाते हैं, लेकिन वहाँ ताला लगा हुआ था। फिर पड़ोसी से पता चला कि कैंसर ठीक हो गया था, लेकिन उनके एडॉप्टेड सन का सुसाइड के वजह से रिजाइन करके यहाँ से चले गए। तो बाद में मेघा जॉनी को बोलती है 3 विक्टिम्स की मर्डर हुआ है और एक विक्टिम शशि ने सुसाइड किया है, और चारों की लाशें ट्रेन ट्रैक पे मिली। शायद मुझे लगता है रमेश ने ही इन चारों को मारा है। तो जॉनी बोलता है लेकिन शशि तो उसका बेटा है। तो मेघा बोलती है वो एडॉप्टेड है, क्या पता उसको ये मर्डर के बारे में पता चल गया होगा, इसीलिए वो शशि को भी मार दिया होगा। 5 साल पहले वो मर्डर किया और 5 साल तक उसका कूलिंग ऑफ पीरियड चल रहा था। अब उसको किसी बात ने ट्रिगर किया होगा। तो मेघा को याद आया कि उनके साइकियाट्रिस्ट के मेंटर को भी तो कैंसर रिलैप्स हुआ है। तो प्रिंसिपल को डॉक्टर रमेश गुप्ता की पिक्चर मांगने पर जब वो फोटो देखते हैं तो मेघा जॉनी से बोलती है कि रमेश गुप्ता मसूरी में है। आज आन्या का बर्थडे है और डॉक्टर रंजना की जान खतरे में है। तो वो डॉक्टर सोलंकी से मिलते हैं। वो बोलते हैं कि जब एफटीपी कंप्लीट होगा मैं तुम्हें भेज दूंगा। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि आन्या को फिर से दौरा पड़ा है। तो अभय डॉक्टर रंजना को कॉल करके बुलाता है और उसका लोकेशन भेजता है। यहाँ जब डॉक्टर रंजना के घर पर मेघा और जॉनी पहुँचते हैं तो देखते हैं कि डॉक्टर रमेश बेड पे ही हैं और उसी वक्त एफटीपी के रिजल्ट भी डॉक्टर सोलंकी भेजे हुए होते हैं। ये देख के दोनों की होश उड़ जाते हैं और डॉक्टर रमेश बोलते हैं कि मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन रोक नहीं सका। फिर हम शशि की बैक स्टोरी देखते हैं, जहाँ वो अपनी सिस्टर और फादर को मार के जुवेनाइल सेंटर पे होता है और डॉक्टर रमेश उसे अडॉप्ट किए थे। वो उसे अच्छी शिक्षा दी। शशि भी उसके पिताजी की तरह साइकियाट्रिस्ट बनना चाहता था। तो डॉक्टर रमेश ने उसे सब कुछ सिखाया, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन रमेश को कैंसर हुआ। तो शशि इतना ट्रॉमेटाइज हो गया कि उसने बच्चियों को मारना स्टार्ट कर दिया, लेकिन कैंसर ठीक हो गया, फिर वो रुक गया। तो जॉनी बोलता है शशि ने उन बच्चों को टारगेट किया जो उसके ट्रीटमेंट ले रही थी और हम एक ऐसे इंसान की तलाश में थे जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन उसने तो अपनी आइडेंटिफाई ही उस टाइम चेंज कर दी थी।
तो डॉक्टर रमेश बोलते हैं कि मेरे कैंसर ने उसकी ट्रॉमा को फिर से ट्रिगर कर दिया। वो शशि को रोकते टाइम हमें ये पता चलता है कि जो बच्चा स्टार्टिंग में मार खा रहा होता है वही शशि है। और शशि बोलता है, पिताजी आपको हमेशा मुझसे छीना जाता है। मेरी बहन को प्यार मिला, मुझे नहीं। उन बच्चियों को प्यार मिला, मुझे नहीं। मुझसे ये देखा नहीं जाता। और बोलती है, पिछली बार बच्चियों को मारा था तो आप ठीक हो गए थे, इस बार भी आप ठीक हो जाओगे। और पता चलता है कि आद्या को भी इसने ही पत्थर से कुचल के मारा था। डॉक्टर रमेश कहते हैं कि जाओ बचा लो, नहीं तो शशि इससे भी मार डालेगा। तो जॉनी और मेघा जब वहाँ से निकलते हैं तो ऑफिसर माथुर उन्हें अरेस्ट कर लेता है। यहाँ हम देखते हैं कि शशि यानी कि रंजना अभय के गेस्ट हाउस आ चुका है। अभय पर अटैक करके आन्या को हिप्नोटाइज करके वहाँ से ले जाती है और वो ऐसे ही बाकी बच्चियों को भी हिप्नोटाइज करती थी और रूहान को बोलती है उस घर तक ले जाने को। और रूहान का पीछा करते हुए वो पहुँच जाते हैं उस घर तक जहाँ शशि यानी कि रंजना उनके कत्ल करती है। और रूहान को भी उसने ही हिप्नोटाइज करके सब कुछ उसके दिमाग से गायब करवाई थी। फिर देखते हैं कि जॉनी ऑफिसर माथुर को सब कुछ बता रहा होता है, लेकिन ऑफिसर माथुर ये सब बातों पे यकीन नहीं करता। फिर अभय उसी वक्त कॉल करके बोलता है कि डॉक्टर रंजना ने मुझ पर अटैक करके आन्या को ले गई। तो फाइनली माथुर को यकीन आता है। फिर ऑफिसर रावत को बोलता है कि तुम दोनों जाओ अभय को लोकेट करके हॉस्पिटल भेजो। फिर हम देखते हैं कि आन्या की बर्थडे केक शशि उसे जबरदस्ती खिलाती है और बोलती है, तुम जैसी लड़कियों पर जलन होती है मुझे, जो अपने पापा का सारा प्यार ले जाती हैं, दूसरों को कुछ नहीं छोड़ती। उसी टाइम सीसीटीवी से उसे ये पता चला कि जॉनी और उसका टीम यहाँ पहुँच चुका है। फिर मेघा, जॉनी और माथुर जब घुसते हैं तो शशि बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ इनवाइट नहीं किया है और एक पुलिस वाले को घायल करके माथुर को बेहोश कर देता है। फिर मेघा और शशि के बीच फाइट होता है और इधर जॉनी को आन्या मिल जाती है। आन्या उस कैबिन में होती है और वो जिंदा होती है। यहाँ पहले तो शशि भारी पड़ता है, वो गन लेके मेघा को मारने ही वाला होता है कि जॉनी आके बोलता है, तुम्हारे पिताजी अभी जिंदा हैं, तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो उसी वक्त आन्या आ जाती है तो शशि घूम के आन्या को मारने ही वाला होता है कि जॉनी उससे शूट करके मार देता है, वो भी हेडशॉट। तो मेघा बोलती है, इस बार निशाना लग गया। जॉनी बोलता है, ऑफ कोर्स डार्लिंग। फिर हम देखते हैं अभय को जो जिंदा होता है। आन्या अपने पापा के साथ खुशी खुशी रहती है। फिर मेघा और जॉनी उस नदी के किनारे चिल कर रहे होते हैं। उन्हें कॉल आता है कि गोवा में सीरीज ऑफ मर्डर्स हुए हैं। मेघा को स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनके और जॉनी को फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनके जाना है। तो दोनों अगली केस के लिए रेडी हो जाते हैं। यहीं पर मूवी का दी एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।